नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है तूफान मेल। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म नंबर 10। मैं दिल्ली फैजाबाद एक्सप्रेस की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही ट्रेन के आने की घोषणा हुई, पूरे प्लेटफार्म नंबर 10 पर मानो भूचाल आ गया। एक साथ अनेक जोड़ी पैरों के चलने की आवाज़ और चारों तरफ एक चीख पुकार सी मच गई। सभी यात्री जो इस गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे वो अपना अपना सामान सहेजने लगे। कई सारे कपड़ों की सरसराहट एक साथ सुनाई देने लगी। कुलियों की आवाजाही बढ़ गई। हर कोई जल्द से जल्द ट्रेन में घुस करके अपनी सीट हथिया लेने को उतावला हो उठा। मैं आराम से एक कुर्सी पर बैठ गया था। अपने दोनों कानों में ईयरफोन लगाए जुबिन नौटियाल के गानों का लुत्फ उठा रहा था। मुझे भी इसी ट्रेन से जाना था, लेकिन चूंकि मेरे कानों में ईयरफोन बज रहे थे इसलिए मुझे तो अनाउंसमेंट सुनाई नहीं पड़ा। लेकिन प्लेटफार्म पर मची अफरा तफरी से मैं समझ गया था कि ट्रेन बस कुछ ही देर में आने वाली है। मैंने चुपचाप अपना ईयरफोन समेटा और अपना इकलौता बैग अपने पीठ पर लाद करके उठ खड़ा हुआ और प्लेटफार्म के किनारे पर खड़ा हो करके दोनों तरफ एक नज़र मारने लगा। बहुत दूर ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफार्म की तरफ बढ़ रही थी। मैंने अपना मोबाइल अपने जीन्स की जेब में सरकाया और खड़े होकर के ट्रेन के आने की प्रतीक्षा करने लगा। ट्रेन रुकते ही जैसे हर कोई अंदर घुस जाने के लिए उतावला सा हो गया और एक साथ इतने सारे लोग दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश में लग गए कि कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा था। और जनरल डिब्बे का तो और भी बुरा हाल था। हर तरफ बस अफरा तफरी का ही माहौल था। खैर, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी। मैं आराम से चलता हुआ AC 3 टियर का कंपाउंडमेंट ढूंढने लगा। भगवान का शुक्र था कि अभी तक वहां पर शांति थी। मैं आराम से अंदर चला गया और फिर अपनी सीट नंबर 28 को ढूंढ करके उस पर अपना बैग रख दिया और बैठ गया। अभी मेरे कंपार्टमेंट में मेरे सिवा कोई और नहीं आया था। मैंने अपना रुमाल निकाला और अपने चेहरे का पसीना पोंछा और फिर मैंने अपने पैंट की धूल को झाड़ करके वापस से अपना रुमाल अपने जेब में डाल लिया और अपने बैग के कोने से अपनी पानी की बोतल निकाल करके 2 घूंट पानी पिया और फिर वापस से बोतल को उसकी जगह पर रख दिया। धीरे धीरे लोग आने लगे और अपने अपने रिजर्व सीटों पर बैठने लगे। मैं किनारे की तरफ सड़क आया और खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगा। हालांकि कांच की वजह से सब साफ नहीं था, फिर भी जो भी था ठीक ही था। मैंने अपने कलाई में पहने हुए अपने स्मार्ट वॉच को टच किया। जैसे ही उसे छुआ वो जल उठा और टाइम विजिबल हो गया। 5:45 हो रहा था। लगभग अभी 35 मिनट बाद ही गाड़ी चलेगी। धीरे धीरे मेरे कंपार्टमेंट में और भी लोग आने लगे। 2 लड़के आए और दोनों सीधे सबसे ऊपर के सीटों पर अपना अपना बैग रखा और चढ़ करके फैल गए। अभी तक नीचे के सीटों पर और किसी का आगमन नहीं हुआ था। ना जाने क्यों मैं अनायास ही उनके आने का इंतज़ार करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और मैं उन अनजाने लोगों के लिए थोड़ा सा चिंतित होने लगा था जिनको शायद मैंने कभी देखा ही नहीं था। ट्रेन चलने में बस 5 मिनट बचा हुआ था, लेकिन हमारे उन सहयात्रियों का कहीं अता पता नहीं था। मुझे न जाने क्यों झुंझलाहट सी होने लगी और मन ही मैं कुढ़ने लगा और मेरे दिल से एक अनजान सा खौफ भी आ गया कि कहीं उनकी ट्रेन ना मिस हो जाए। मैंने स्टेशन पर ही चार्ट चेक कर लिया था और मुझे पता चल गया था कि इनका रिजर्वेशन दिल्ली से ही था।
मैं इन्हीं सब ख्यालों में गुम और उनके लापरवाही पर उनको मन ही मन खरी खोटी सुना रहा था कि तभी एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 साल रही होगी और आई और मेरे सामने की सीट को देख करके चिल्ला उठी, पापा आ जाओ यहाँ पर। मैं एकटक उसे और उसके चेहरे को देख रहा था। वो पसीने से भीगी हुई थी और उसके चेहरे पर बेचैनी और जल्दबाजी साफ साफ दिख रही थी। वो लपक करके वापस गेट के पास पहुंची और फिर एक भारी सा और बड़ा सा अमेरिकन एक्सप्रेस का बैग ले आई और उसे ला करके उसने सामने वाली सीट के नीचे डाल दिया। उसके बाद फिर से वह गेट की तरफ भागी। यह प्रक्रिया उसने 2-3 बार दोहराया। वो दरवाजे तक जाती और फिर घसीट करके बैग लाती और उसे अपने सीट पर रख करके वापस चली जाती। मैं गौर से उसके हरकतों को देख रहा था। जब उसका सारा सामान आ गया तो उसने अपने मम्मी पापा को ला करके सामने वाली सीट पर बैठा दिया और खुद सारा सामान सीटों के नीचे डालने लगी। थोड़ी ही देर में उसने अपना सारा सामान व्यवस्थित कर लिया सिवाय एक छोटे से बैग के। वो बैग बिल्कुल मेरे जैसा ही था। उसे आप अपने पीठ पर रख करके चल सकते थे। सारा सामान रखते रखते ही गाड़ी चलने का वक्त हो गया और गाड़ी चल भी पड़ी। वो धम्म से अपनी सीट पर बैठ गई और उसने राहत की सांस ली, जैसे उसने कोई किला फतह कर लिया हो। आज तो बाल बाल बच गई मम्मी, वरना गाड़ी छूट ही जाती। उसने खुश हो करके और तसल्ली से अपनी मम्मी से कहा, सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे कितनी बार कहा है कि मैंने कि जल्दी करो, लेकिन तेरा घर से निकलने का मन ही नहीं करता है। ना जाने क्यों क्या रखना होता है तुझे। उसकी मम्मी ने चिढ़ करके और हल्के से गुस्से में कहा, अच्छा सब मेरी ही गलती है, और जो पापा कहीं चले गए थे उनका क्या? मैं तो टाइम पर घर से निकल गई थी, पापा को ही पता नहीं था। वो कैब वाला कितनी देर तक इंतजार करवाता रहा। उसने भी हल्के से गुस्से से कहा, हाँ तो दोनों एक जैसे हो। वो तो भगवान का शुक्र है कि टाइम पर पहुंच गए, वरना स्टेशन से वापस जाना पड़ता। उसकी मम्मी ने राहत की सांस लेते हुए बोली। मैं उन दोनों माँ बेटी की नोक झोंक देख रहा था और अनायास ही मेरे ओंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मुझे मुस्कुराता देख करके पहली बार उसके मम्मी पापा की नज़र मुझ पर गई और वो भी मुझे देख करके मुस्कुराने लगे, मानो अपनी झेप छुपाने की कोशिश कर रहे हों। तभी मेरी निगाह उस लड़की के चेहरे पर गई और वो बुरी तरह से चौंक गया। मुझे मुस्कुराता देख करके वो गुस्से से देख रही थी, जैसे उसे मेरा मुस्कुराना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कि मानो अभी कच्चा ही चबा जाएगी। उसके गुस्से वाली निगाह देख करके मैं एक पल को तो सकपका गया, लेकिन अगले ही पल वापस से मुस्कुराने लगा। जब मैंने मुस्कुराना बंद नहीं किया तो उसने ही अपनी नज़रें घुमा ली और अपने मुंह को एक तरफ जल्दी से बिचकाया और फिर अपनी माँ से बोली, मम्मी पानी कहाँ है? दो, मुझे प्यास लगी है। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि मेरी इस मुस्कुराहट से वो जल भुन गई है और मेरा गुस्सा अपनी मम्मी पर उतार रही है। अरे वो तो रहा बैग में, निकाल लेना, उसकी मम्मा ने कहा। रुक, सिर्फ सादा पानी मत पी, कुछ खा ले पहले, फिर पानी पी, उसकी मम्मी ने बैग से कुछ टटोलते हुए कहा। नहीं, मैंने कुछ नहीं खाना है, बस प्यास लगी है, जोर की, उसने मचल करके कहा और जल्दी से बोतल निकाल करके गटागट आधी बोतल पानी पी गई। उसके पानी पीने की स्पीड से लग रहा था कि सच में उसे बहुत जोर की प्यास लग रही थी और इसी जल्दबाजी में पानी के चक्कर में उसके बोतल से छलक करके उसका पानी उसके कपड़ों पर भी गिर गया। उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और उसे वापस रखा और हाथ बढ़ा करके बोली, मम्मी थोड़ा सा रुमाल देना, हल्का सा गिर गया है पानी। हाँ तो ऐसे जंगली की तरह पिएगी तो गिरेगा ही ना, उसकी मम्मी ने फिर से सुनाया और इस बार ना चाहते हुए मेरे ओंठों से हल्की सी हंसी फूट पड़ी। मुझे इस तरह से हंसता देख करके उसकी मम्मी झेंप गई और मुस्कुराने लगी और उसके पापा भी मुस्कुरा करके उसे ही देखने लगे और उस लड़की की त्योरियां एक बार फिर से चढ़ गई। अगर उसका बस चलता तो वो मुझे इसी वक्त सूली पर चढ़ा देती। वो पट्टी
मुझे तो ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने हंस करके कोई गुनाह कर दिया हो। उसकी तिरछी निगाह मुझ पर ही थी और चेहरे पर एक खीज, एक गुस्सा था जो शायद मेरे हंस देने से मेरे लिए ही जन्म लिया था। उसका चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम था, गोरा और गोल मटोल सा भरा पूरा चेहरा। उसके गाल कुछ ज़्यादा ही गोल और गुलाबी थे, चमकदार और बड़ी सी काली आंखें जिसमें वो मुझे लगातार घूर रही थी। पतले पतले खूब गुलाबी ओंठ, सुतवा नाक जिसमें एक छोटी सी नोज पिन थी, कानों में छोटे छोटे सफ़ेद नगदार ईयर रिंग था जो हल्के हल्के हिल करके अपने नगों की रोशनी बिखेर रहे थे। गले में एक हल्का सा आर्टिफिशियल जंजीर था जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत नगदार लॉकेट लगा हुआ था। उसके दूध से उजले सफ़ेद दांत थे। उसने एक हल्के पीले रंग का फ्रॉक ड्रेस पहन रखा था जिस पर गहरे नीले रंग के छोटे फूल और हरे रंग की पत्तियों की आकृति बनी हुई थी। उस ड्रेस के बाजू कंधे तक ही थे और दोनों बाजू अपेक्षाकृत ज्यादा ही घेरादार और खुला हुआ था जो उसके ऊपर खूब फब रहा था। उसके बाल कहीं कहीं पर भूरे और हल्के हल्के से थे और करीने और मॉडर्न तरीके से कटे हुए थे जिसे उनके हल्के हल्के तरीके से उठा करके अपने सिर के पीछे ले जा करके ऊपर करके लपेट रखे थे। लेकिन लपेटने के बावजूद चेहरे के दोनों तरफ दो बाल को दो लटें किसी नागिन के जैसे लहरा रही थी और जो शायद उसने जानबूझ करके ही छोड़ा था और वो बहुत ही खूबसूरत भी लग रही थी। दोनों तरफ लटके उसके बालों की लटें उसके गोरे गोरे गुलाबी गालों को कभी इस तरह तो कभी उस तरफ से बारी बारी से चूम रहे थे। पैरों में उसने एक नीले रंग की ब्रांडेड जीन्स पहन रखी थी जो उसके पैरों से चिपकी हुई थी। कुल मिलाकर के सौंदर्य और आधुनिकता का मिला जुला मिश्रण उस लड़की के चेहरे पर पहनावे से दिख रहा था। पहली नज़र में ही मुझे न जाने इस लड़की को देख करके बहुत अच्छा सा लगा। उसकी मासूम और चमकीली आंखों में मानो मैं खो सा गया। मुझे शुरू से ही ऐसे गोल चेहरे वाली लड़कियां आकर्षित करती थी, लेकिन इस लड़की में मुझे कुछ अलग ही बात लगी हुई थी। ये मेरे दिलो दिमाग पर छाई रही थी। पहली ही नज़र में ये मुझे जिस तरह से पसंद आ गई थी शायद ही कभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन अफसोस वो इस वक्त गुस्से से मुझे घूर रही थी, लेकिन न जाने क्यों वो मुझे गुस्से में और भी खूबसूरत लग रही थी। मैंने भी अपने नज़रें उस लड़की के चेहरे पर ही जमा ली और उसके खूबसूरत चेहरे को एकटक देखने लगा। लेकिन मजाल है उस लड़की ने अपनी नज़रें हटाने की कोशिश भी की हो। आखिरकार थक हार करके मुझे ही अपनी नज़रों को फेरना पड़ा। इसलिए नहीं कि मैं उससे डर गया या मेरा मन भर गया, इसलिए कहीं उसके मम्मी पापा को बुरा ना लगे। एक बार मैंने खिड़की पर चिपके शीशे से झांक करके बाहर देखा। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी। मैंने वापस से अपने ईयरफोन को निकाला और उसे अपने कान में ठूंसा और वापस से अपने फेवरेट सिंगर जुबिन नौटियाल का गाना सुनने लगा। जुबिन मेरे पसंदीदा सिंगर थे और उनके गाने सुन करके मैं जैसे दूसरी दुनिया में पहुंच जाता था। जब भी मैं अकेला होता तो मेरे अकेलेपन का साथी जुबिन ही होता था और आज तो मुझे उसके गाने कुछ ज़्यादा ही फील दे रहे थे। वो सीधा मेरे दिल में उतर रहे थे, जिसकी एकमात्र वजह वो लड़की थी जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी और मेरे सामने ही बैठी थी। करीब आधे घंटे तक मैंने गाने सुने। गाड़ी अपनी पूरी स्पीड से चल रही थी और गाजियाबाद पहुंचने ही वाली थी। मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी, लेकिन मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था। दरअसल एक दोस्त के शादी के सिलसिले में मुझे अयोध्या जाना पड़ रहा था। मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं था, लेकिन उसने बहुत जिद की तो मैंने मना नहीं किया। उसने मुझसे बिना पूछे ही खुद ही मेरी टिकट बुक करवा दी थी और बार बार आने के लिए बोला था, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। थोड़ी देर तक खामोशी के साथ सब बैठे हुए थे। अचानक तभी से मुझे लगा कि उसके पापा मुझसे कुछ कह रहे हैं। हालांकि मुझे आवाज़ नहीं आई क्योंकि मेरे कानों में ईयरफोन
बज रहे थे। फिर भी उनके ओंठ हिलने से मैं समझ गया कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने तुरंत ही अपना ईयरफोन एक कान से निकाला और उनकी तरफ देख करके बोला, जी अंकल, आप कुछ मुझसे कह रहे हैं? मैं यह कह रहा था कि तुम कहाँ तक जाओगे बेटे? उसके पापा ने शराफत से पूछा। अंकल, अयोध्या, मुझे अयोध्या तक जाना है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और थोड़ा सा सीधा होकर के बैठ गया। तुम्हारा घर वहीं है क्या? अंकल ने एक और सवाल दागा। नहीं अंकल, मेरे एक दोस्त की शादी है तो उसने मुझे आने की बहुत जिद की है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, मैंने शराफत से जवाब दिया। वो लड़की ध्यान से मेरी बातों को सुन रही थी। नाम क्या है तुम्हारा और दिल्ली में क्या करते हो बेटे आप? उन्होंने फिर से पूछा। अंकल, मेरा नाम आरव है और दिल्ली में मेरे पापा का एक छोटा सा बिजनेस है और मैं भी उनके काम में हेल्प करता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, उन्होंने जोर से कहा और खामोश हो गए। आपने आने में काफ़ी देर कर दी, अगर 5 मिनट और लेट हो जाता तो आपकी गाड़ी तो छूट जाती, मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ, दरअसल मैं कहीं चला गया था और ये है ना मेरी बेटी, इसे हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जाना है फैजाबाद। मैंने इससे बोला था 2-4 जोड़ी कपड़े रख लो, लेकिन ना जाने क्यों क्या क्या रखा इसने, इतने सारे सामानों का बैग बना लिया। अंकल मुस्कुराते हुए बोले। मैंने एक बार फिर से उस लड़की के चेहरे पर एक निगाह डाली। वह मुंह बना करके बैठी हुई थी, जैसे अपने पापा की यह बात उसे पसंद नहीं आई हो। उसके चेहरे का गुस्सा देख करके अनायास ही मेरे ओंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। होता है जब कहीं जाने लग जाओ तो समझ नहीं आता है कि क्या क्या रखें और क्या क्या छोड़ दें। वैसे आप दिल्ली के ही हैं या फिर अयोध्या के ही हैं? मैंने पूछा। बेटे, हैं तो अयोध्या के ही, लेकिन अब तो दिल्ली वाला भी कह सकते हो, क्योंकि अब तो अयोध्या से ज्यादा दिल्ली ही रहना होता है। और तो और मेरे भूमि की पैदाइश भी दिल्ली ही है। अंकल ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। भूमि क्या? मैंने अचकचा करके पूछा। अरे ये मेरी बेटी, इसका नाम भूमिका है, हम इसे प्यार से भूमि कहते हैं। अंकल मुस्कुराते हुए बोले और नाम बताते हुए उन्होंने उसी लड़की की तरफ इशारा किया। भूमि। अनायास ही मैंने उस लड़की का नाम खुद से दोहराया और एक लंबी सांस ली। तो मैडम का नाम भूमि है, इसका नाम तो अकड़ू होना चाहिए। भूमि तो कितना प्यारा नाम है, मैंने दिल ही दिल में सोचा। पापा, ऐसे कैसे किसी अजनबी को आप सारी डिटेल बता सकते हैं? शायद उस लड़की को हमारा बात करना पसंद नहीं आया। उसकी बात सुन करके पहली बार मुझे बुरा सा लगा और हल्का सा गुस्सा भी आया। अच्छा तो बच्चू, इतनी एटीट्यूड, वो भी मुझसे? मैंने मन ही मन सोचा। मुझे उस भूमि की बच्ची पर गुस्सा आ रहा था। तू चुप कर, 10-12 घंटे का सफर है तो क्या जुबान बंद करके बैठा रहूं? अंकल ने भूमि को झिड़का। अभी बताता हूं तुझे। मैंने मन ही मन ठान लिया और जानबूझ करके खुद से ही अंकल से बात करने और अपनी बात बढ़ाने की कोशिश करने लगा। अंकल, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? इस बार मैंने अपना अगला सवाल दागा। बेटे, मैं दिल्ली की लक्ष्मी नगर में रहता हूँ और वहीं पर जॉब करता हूँ। किस चीज का जॉब है अंकल? मैंने पूछा। बेटे, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। ये जो प्लेटिंग केमिकल होते हैं ना, चेन्नई बेस्ट एंड केमिकल कंपनी है, मैं उसी में टेक्निकल एग्जीक्यूटिव हूँ, अंकल ने बताया। ओह अच्छा। मैंने लंबी सांस ली, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें क्या होता है। वैसे तुम्हारे पापा क्या करते हैं बेटे? अंकल ने पूछा। अंकल, मेरे पापा का प्रिंटिंग प्रेस है। ये आजकल जो बैनर और पोस्टर बनते हैं ना, उसी को छापने के लिए पापा ने विदेशों से मशीनों मंगवाई हैं और हमारी फैक्ट्री में हर तरह के प्रिंट आप करवा सकते हैं। इसके अलावा कई तरह के प्रिंट होते हैं, कई तरह की डिजाइन प्रिंटिंग और मशीन है, जिससे बुक्स से लेकर के ओवरऑल हर चीज की प्रिंटिंग आप करवा सकते हैं। हाँ हाँ, आजकल तो डिमांड में है ये सब। वैसे आप क्या करते हो उसमें? उन्होंने पूछा। वैसे तो मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ अंकल, लेकिन जब दिल होता है तो जा करके पापा के ऑफिस में बैठ जाता हूँ और थोड़ा बहुत अकाउंट वगैरह चेक कर लेता हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक से कर कर की जोर से आवाज आई और मैं चौंक गया। अनायास ही मेरा ध्यान उस आवाज की तरफ गया। मेरी नजर उसी तरफ घूम गई जहां से ये आवाज आ रही थी।
मैंने जो देखा उसे देख करके एक बार फिर से मेरी हंसी छूटते छूटते बची। ना जाने कब भूमि ने अपने बैग से एक बड़ा वाला चिप्स का पैकेट निकाल लिया और तसल्ली से दोनों पैर को अपनी सीट पर समेट कर करके बैठ गई और किसी छोटे से बच्चे की तरह चिप्स उड़ाए जा रही थी। और ये जो जोर जोर की कर की आवाज आई थी वो इसी के लिए आई थी। ओह, तो भुक्खड़ को भूख लगी है और इसीलिए मज़े से चिप्स उड़ाए जा रहे हैं, मैंने मन ही मन में सोचा। हालांकि मुझे भी जोर की भूख लगी थी, लेकिन मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था। मैंने उसको चिप्स खाते देखा तो अनायास ही अपने ओंठों पर जीभ फिराई और पानी की बोतल उठा करके 2 घूंट पानी पिया और वापस से बोतल रख दिया। लेकिन मेरी किस्मत शायद मेहरबान थी। ट्रेन में एक वेंडर ढेर सारे खाने का सामान ले करके आ गया, जिसमें बिस्किट, चिप्स, केक और पानी की बोतल, पेप्सी तरीके की चीज़ें थी। मेरी आंखें चमक गई। मैंने उसे अपने पास बुलाया और 2 पैकेट बिस्किट और एक केक और एक पेप्सी के साथ एक पानी की बोतल लिया। जब वह जाने के लिए मुड़ा तो मैंने उसे पास बुलाया और बोला, भैया मुझे भी एक बड़ा वाला चिप्स का पैकेट दे दो। यह कहते हुए ना जाने क्यों मेरे ओंठों पर एक शरारत सी सिमट गई और जैसे ही मैंने चिप्स का नाम लिया, भूमि का चलता हुआ मुंह अचानक से रुक गया और उसने मुझे घूर करके देखते हुए कहा, मैंने कहा जैसे मैंने चिप्स ना मांग करके उसकी किडनी मांग ली हो। वो मुझे घूर करके देख रही थी जैसे मैंने चिप्स मांग करके गुनाह कर दिया हो। करीब 10 सेकंड तक उसने मुझे घूरा और उसने एक बार फिर से अपने चिर परिचित अंदाज से अपने मुंह को एक तरफ करके बिचकाया और वापस से अपना चिप्स खाने में लग गई। मैंने जल्दी से एक बिस्किट का पैकेट खोला और फिर उसे खाने लगा और खाते खाते भूमि को देखने लगा। वो इतनी खूबसूरत और मासूम लग रही थी कि उसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन वो थी कि बात करना तो दूर, मेरा बोलना तक उसको पसंद नहीं आ रहा था। ना जाने क्यों मुझे भी एक शरारत सूझी। मैंने अपने पैकेट से एक बिस्किट निकाल करके अपने मुंह में डाला और उसके मुंह चलाने के हिसाब से ही अपना मुंह चलाने लगा। जब वह अपना मुंह बंद करती तो मैं भी मुंह बंद कर लेता और जब वह चलाना शुरू करती तो मैं भी चलाना शुरू कर देता। ऐसा करके मुझे बहुत बड़ा मज़ा आ रहा। थोड़ी देर बाद शायद भूमि ने मेरी यह हरकत नोटिस कर लिया और एक बार फिर से गुस्से में मुझे घूरा, लेकिन एक बार फिर से मेरे ओंठों पर वही मुस्कुराहट थी जो हर बार रहती थी। तभी गाड़ी गाजियाबाद स्टेशन पर पहुंच गई और रुक गई और हमें मजबूरन ये अपनी मस्ती और शरारत को ब्रेक लगाना पड़ा। बाहर से लोगों के आने जाने का शोर तेज हो गया और सब के सब लोगों का ध्यान वहां चला गया। गाजियाबाद में लगभग 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन वापस से अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी और साथ ही साथ एक बार फिर से मेरे दिल की धड़कन ट्रेन के रफ्तार के साथ साथ ही बढ़ने लगी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भूमि से डायरेक्ट बात करूं, लेकिन एक झिझक और उस नकचढ़ी चूहिया के एटीट्यूड को देख करके बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। लेकिन मेरी नज़रें उसे देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी और कनखियों से अनायास ही उसके चेहरे की तरफ झांक लेती थी। वो अपनी नज़रें टिकाए खिड़की से लगे हुए शीशे से बाहर झांकने में व्यस्त थी और मेरी नज़रें उसके चेहरे को। माहौल बिल्कुल शांत था, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के चलने का शोर ही सुनाई दे रहा था। मैं बिल्कुल खामोश था, उसे ही निहार रहा था। बिल्कुल उसकी बेरुखी से बोरियत सी महसूस होने लगी। इसी के लिए मैंने अपनी पसंदीदा लेखक और कवि कुमार विश्वास की एक किताब फिर मेरी याद को अपने बैग से निकाला और उसे पढ़ने लगा। कुमार विश्वास की कविताएं और शायरियां मुझे प्यार के सागर में डुबो रही थी। तभी जोर से कपड़ों की सरसराहट हुई। मैंने किताब से अपनी नज़र उठा करके उस लड़की पर डाली और चिहुक पड़ा। मैंने जो नज़ारा देखा हैरान रह गया। वो लड़की न जाने कब से मुझ पर ही नज़रें गड़ाए हुई बैठी थी और मेरी नज़र उससे जैसे ही मिली उसने अपनी नज़रें हटा लिया और एक बार फिर से अपना पसंदीदा काम मुंह को एक तरफ करके बिचकाया। मुझे लगा कि ये लड़की नहीं सुधरने वाली और मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपने कंधे उचकाए और वापस से उस किताब में खो गया जो मेरे हाथ में थी। करीब करीब 1 घंटे तक मैं उसी किताब में खोया रहा। उसके बाद उस परिवार ने अपने खाने का डिब्बा खोल लिया। पूरा कंपार्टमेंट
खुशबू से महक उठा। मैंने चुपचाप अपनी किताब अपने बैग में सरका लिया और फिर मैंने भी अपने बैग से अपनी पसंदीदा और खरीदा हुआ केक निकाला और खाने लगा। आओ बेटे खाना खा लो, अंकल ने औपचारिकता बस पूछ लिया। नहीं अंकल थैंक यू, आप खाइए, मैंने मुस्कुरा करके कहा और फिर बाहर की तरफ झांकने लगा। जब इन लोगों का खाना पीना खत्म हो गया तो लोग लेटने की तैयारी करने लगे। तभी भूमि ने अपनी मम्मी के कान में कुछ कहा जिसे मैंने सुनने की तो कोशिश की लेकिन सुन नहीं पाया। और फिर उसके तुरंत बाद भूमि की मम्मी ने भूमि के पास से कुछ कहा। भूमि के पापा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर बोले, आरो बेटे अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो ऊपर वाली सीट पर तुम सो जाओ और मैं और ये नीचे वाली सीट पर हम सो जाते हैं। वो क्या है, हमें ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगी। भूमि को तो कोई परेशानी नहीं है, वो ऊपर चली जाएगी। अंकल ने मुझसे रिक्वेस्ट किया। अरे कोई बात नहीं अंकल, आप ऐसा कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया। सच बताऊं तो मैंने मन ही मन खुद ही चाहता था कि ऐसा हो, क्योंकि मैं आज की रात भूमि के ठीक सामने उसे देखते हुए गुजारना चाहता था। मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती है और फिर अगर भूमि जैसी लड़की सामने हो तो सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंने अपना बैग उठाया और अपने ऊपर वाले सीट पर रख दिया और फिर चढ़ करके ऊपर आ गया। थोड़ी देर बाद भूमि भी मेरे ठीक सामने वाले सीट पर आ गई और लेट गई और उसने एक भरपूर नज़र मुझ पर डाली और फिर अपने मोबाइल में कुछ चेक करने लगी। मैं थोड़ी देर तक उसे देखता रहा लेकिन वो अपने मोबाइल में इस कदर मशगूल थी कि उसने एक बार भी नज़र उठा करके मुझे नहीं देखा था। थक हार करके मैंने वापस से अपनी वो किताब निकाल ली और पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र भूमि पर गई। एक बार फिर से वो मुझे एक टक देख रही थी। उसके आंखों में एक चाहत सी थी और चेहरा भी हद तक मासूम और नॉर्मल लग रहा था। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं अभी तक इस लड़की को समझ नहीं पाया कि आखिर वो चाहती क्या है। वैसे तो इग्नोर कर रही थी लेकिन जैसे ही मैं किताब पढ़ने लगता वो मेरी तरफ देखने लगती। मैंने अपना दिमाग घुमाया और उसके मन को पढ़ने की कोशिश करने लगा लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं किताब पढ़ते हुए बार बार भूमि को कनखियों से देख रहा था और मुझे हैरानी हो रही थी कि भूमि मुझे लगातार घूरे जा रही थी और जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता वो अपनी नज़रें घुमा लेती। मुझे अचानक हुए इस बदलाव की वजह समझ में नहीं आ रही थी लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता था, मैं जो चाहता था वही हो रहा था, इसलिए मैं चुप रहा। आखिर किताब पढ़ते पढ़ते मेरा मन भर गया तो मैंने अपनी किताब एक साइड रख दी और उठ करके पानी पिया। भूमि भी उठ बैठी। उसने 2 बार अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई। उसकी मम्मी उठ करके आई और बोली, क्या हुआ मम्मी, जरा पानी की बोतल पकड़ाना, उसने कहा। उसकी मम्मी ने पानी की बोतल दी। उसने भी पानी पिया। इस बार काफ़ी ध्यान से पिया और फिर वापस बोतल अपनी मम्मी को लौटाते हुए अपनी मम्मा से कुछ कहा। भैया अगर तुमने अपनी किताब पढ़ ली हो तो जरा अपनी किताब भूमि को दे दो, वो अभी पढ़ करके वापस कर देगी, उसकी मम्मी ने मुझसे कहा। जी जरूर, ये लीजिए। मैं अपनी किताब भूमि की मम्मी को मुस्कुराते हुए देने लगा और बोला, हालांकि मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि भूमि ने मुझसे डायरेक्ट नहीं मांगा, फिर भी मैंने किताब दे दी। किताब पा करके तो भूमि जैसे बच्चों की तरह खुश हो गई, जैसे किसी छोटे बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल जाता है। इससे मुझे लगा कि शायद भूमि तो मेरी तरह ही कुमार विश्वास को पसंद करती है। मैं उसके खुश और खिले हुए चेहरे को देख रहा था। तभी उसने अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों के पलकों को ऊपर उठाया और गौर से मुझे देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्से का नामो निशान नहीं था, बल्कि मेरे लिए ढेर सारा प्यार और थैंक्स था। हम दोनों की नजरें मिलते ही वह मुस्कुरा पड़ी और मुस्कुराते मुस्कुराते ही उसने अपने मुंह को एक तरफ ले जा करके बिचकाया और उसे होल्ड करके अपने लिप्स को अपने दांतों से दबाने लगी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैं हल्के से हंस पड़ा और इस बार मेरी हंसी देख करके भी उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि अपनी इस हरकत पर वह खुद भी मुस्कुरा पड़ी। उसके बार बार मुझे देखने की वजह से समझ चुका था कि उसे मुझसे नहीं मेरी किताब से मतलब था और उसे मेरी यह किताब चाहिए थी। भूमि, अगर आपको ये किताब
किताब पढ़नी थी तो मुझसे डायरेक्ट मांग लेती, खामखा आंटी जी को बीच में घसीटने की क्या जरूरत थी। उसके मुस्कुराने से और हंसने से मेरा मन खुला और मैंने बात की शुरुआत कर दी। उसने हल्के से अपनी नजरें उठा करके मुझे देखा और बोली, वो मुझे आपसे कहने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, लेकिन मैं कुमार विश्वास की बहुत बड़ी फैन हूँ। आपके हाथ में ये किताब देख करके मेरा मन इसे पढ़ने के लिए बेचैन हो गया। भूमि ने सकुचाते हुए कहा, चलिए कोई बात नहीं, आपको आपकी पसंदीदा किताब मिल गई ना, अब पढ़ लीजिए। ये मैटर नहीं करता है कि कैसे मिली, वैसे इसके चाहें तो आप मुझे थैंक यू बोल सकती हैं, मुझे कोई एलर्जी नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा, ओह आई एम सो सॉरी। मेरे इस तरह थैंक यू बोलने के लिए याद दिलाने पर भूमि ने सकपकाते हुए बोली, अरे सॉरी क्यों, मैंने आपको बोला कि मुझे थैंक यू से एलर्जी नहीं है। आप सॉरी बोल रही हैं, शायद आपने अच्छे से सुना नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैंने अच्छे से सुना, क्योंकि मैं उसके लिए सॉरी नहीं बोल रही हूँ। मैं तो आपको सॉरी इसलिए बोल रही हूँ कि आपकी किताब देने के बाद मैं थैंक यू बोलना भूल गई। दरअसल ये किताब देख करके इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि याद ही नहीं रहा। उसने झेंपते हुए कहा, कोई बात नहीं, होता है। जब आप किसी को चाहो और वो आपको अचानक से मिल जाए तो आपका पिछला सब भुला जाता है। फिर आप भी भूल गई तो क्या हुआ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जी, उसने जी पर कुछ ज्यादा ही जोर लगाया। कुछ नहीं, आप अपनी किताब एंजॉय कीजिए और मैं अपनी किताब। एक बार फिर से मैंने गोलमोल बातें की। जी, भूमि ने फिर से बिल्कुल वही रिएक्शन दिया। मैंने नजरें फेर ली और मुस्कुराने लगा और सीधा लेट गया। उसने करीब 10 सेकंड मेरे चेहरे को देखा, जैसे मेरी बातों का मतलब निकाल रही हो, लेकिन मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा और उसने अपने कंधे उचका दिए और सीधी लेट करके अपनी नजरें किताब पर टिका दी। मैंने करवट बदली और अपना चेहरा उसकी तरफ कर लिया और उसे किताब पढ़ते देखने लगा। वो तो जैसे दीन दुनिया से बेखबर किताब पढ़ने में बिजी हो गई और मेरा मन उससे बात करने का हो रहा था। तभी इस किताब से निकल करके एक छोटी सी पर्ची नीचे गिर गई और वो जल्दी से उसे पकड़ने के लिए लपकी। पर्ची उठा करके उसने पढ़ा और उसे पर्ची पढ़ते देख करके मेरे गालों पर लाली आ गई और मेरी मुस्कुराहट गहरी हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि उसका अगला सवाल क्या होगा। उसने अपनी हिरनी जैसी आंखों से मेरे चेहरे की ओर देखा, मानो पूछ रही हो ये क्या है, लेकिन मैंने उसके बिना पूछे ही कोई जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं बिल्कुल चुप रहा। ये किसने लिखा है? बहुत ही खूबसूरत लाइन है। क्या किसने लिखा है? मैंने अनजान बन करके पूछा। ये जो इस पर्ची पर लिखा है, भूमि ने पूछा। क्या लिखा है बताओ? मैंने पूछा। तुम सामने बैठी रहो, मैं निहार लूं जी भर के। ये दिल है ना तुम्हारी की तलाश में बेचैन रहता है। मुझे प्यार हो गया है तुमसे, सब कहते हैं मुझसे। ना दिन में सुकून रहता है, ना रातों को चैन रहता है। तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने की जिद कर रहा है, तुमसे इश्क करने की मुस्कुराने की जिद कर रहा है। इस नादान के ना समझी की कोई तो सजा दे दो, ये सिर्फ तुमसे ही दिल लगाने की जिद कर रहा। और नीचे लिखा है अजनबी। ये अजनबी कौन है? उसने मुझसे पूछा। मेरे गालों पर एक लाली आकर के चली गई और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल ये मैंने लिखा है। मैं शर्माते हुए बोला, अरे वाह क्या बात है, आप पढ़ते ही नहीं लिखते भी हैं। बस एक ही है या और भी है? भूमि किसी छोटी बच्ची की तरह चहक करके बोली। वो बस ऐसे ही, अगर कोई थॉट या आ जाता है तो उसे लिख देता हूँ, अपने दिल की फीलिंग को एक आवाज दे देता हूँ। मैंने शर्माते हुए कहा। बहुत ही खूबसूरत आवाज है, बस यही इकलौती आवाज है? और भी है? उसने मेरे ही अंदाज में मुझसे पूछा। नहीं नहीं, और भी है, हो सकता है आपको पढ़ते पढ़ते और भी मिल जाए, मैंने कहा। उसने जल्दी से किताब का पेज पलटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 2-3 पर्चियां उसके सीने पर गिर पड़ी। उसने उसे उठा उठा करके पढ़ना शुरू कर दिया। अपनी जहर निगाहों से इस कदर मुझे मत तड़पाओ, आओ ना तुम खामोशी से चले आओ, मुझे मत सताओ। रख के अपने सीने पर हाथ और मुझे महसूस कर लो, देखे नहीं अपने दिल से पूछे, फिर हाले दिल बताओ। अजनबी, सिर्फ देखती ही रहोगी, कभी मुस्कुरा करके हाँ बोल दो। सिर्फ ख्वाबों में रहोगी, कभी अपनी दिल भी खोल दो। मेरी आंखें तो मन भर निहार चुकी हैं, पर औरों का क्या? आहिस्ता से इजहार करके मेरे कानों में रस घोल दो। अजनबी, अरे वाह, आप तो बहुत खूबसूरत लिखते हैं राइटर साहब, सच में सीधा दिल का असर करता है। भूमि खुश होते हुए बोली। थैंक्स भूमि, बस ऐसे ही। अब छोड़ो ना, तुम कुमार विश्वास को पढ़ो। क्यों, मेरी
बैंड बजा रही हो। मैं उसके इस तरह से बार बार तारीफ करने से एम्ब्रेस्ड फील कर रहा था। नहीं नहीं, सच में बहुत अच्छा है। वैसे आपको देख करके लगता नहीं है कि आप इतने खूबसूरत राइटर भी होंगे। मुझे देख करके मीन्स आप कहना क्या चाहती हैं? क्यों नहीं लगता है कि मैं लिख सकता हूँ? मैंने हल्के से ऊंचे आवाज में कहा। अरे तुम मेरी बातें समझे नहीं। ओह सॉरी, मेरा मतलब था कि आप मेरी बात नहीं समझे। अचानक जैसे उसे कुछ याद आया हो और अपनी इस गलती पर वह झेंप गई हो। कोई बात नहीं। हाँ, क्यों नहीं समझे, बताइए जरा, मैंने कहा। मेरा मतलब था आप अभी इतनी कम उम्र में इतनी गहरी शायरियाँ कैसे कर लेते हैं? भूमि ने पूछा। वैसे ही जैसे आप इतनी कम उम्र में इतनी गहरी शायरियों को समझ लेती हैं, मैंने भी मुस्कुरा करके उसी अंदाज में जवाब दिया। अरे मेरे इस जवाब पर एक पल वो गड़बड़ा गई और फिर अगले ही पल नॉर्मल होते हुए बोली, मुझे पढ़ने का शौक है। मैं हिंदी कहानियाँ, कविताएं और ऐसे ही बहुत कुछ पढ़ती रहती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत समझ है। मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं, एक ऑनलाइन स्टोरी रीडिंग और राइटिंग का एक ऐप है। उस पर लाखों कहानियाँ और बहुत सारी कविताएं, एक से बढ़कर के एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानियों का संग्रह मैंने अपने मोबाइल में वो इंस्टॉल कर रखा है और जब भी समय मिलता है उसे ही खोल करके पढ़ने लगती हैं। अच्छा, आप किसको पढ़ती हैं सबसे ज़्यादा? आपको कौन सा राइटर सबसे ज़्यादा पसंद है? मैंने ऐसे ही पूछ लिया। बहुत सारी हैं। किस किस का नाम लूं? एक का नाम लूंगी तो दूसरे राइटर की कहानियों का अपमान होगा। सब एक से बढ़कर के एक हैं। बस ऐसे समझ लीजिए कि वो कहानियों का खजाना है। कैसी भी कहानियाँ आपको पसंद हो, भूमि ने मुझे बताया। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। पहले मैं भी कहानियों को पढ़ता था, लेकिन अब समय नहीं मिल पाता है। जैसे ही थोड़ा सा समय मिलेगा मैं इसे देखता हूँ, मैंने कहा। वैसे अगर ये सब आपने लिखा है तो आपने इसे ऐसे छोटे पर्चे में क्यों लिखा है? आप उसी ऐप पर लिख करके डाल दें, आपकी सारी रचनाएं वहां पर सुरक्षित रहेंगी, या फिर किसी डायरी में उतार दें, ऐसे में तो खो भी सकती हैं, भूमि ने कहा। अरे भूमि, मैंने ये सिर्फ एक शौकिया ही लिखा है, कभी इसके बारे में गौर नहीं किया, ना ही मेरे इस पर्ची को कोई पढ़ पाया है आज तक। तुम पहली हो जिसने इसे पढ़ा है और इतना तारीफ कर रही हो, मैंने मुस्कुरा करके कहा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? इसे पढ़ करके तो ऐसा लग रहा है कि आपने किसी स्पेशल के लिए लिखा है, जैसे कोई आपके दिल के बहुत करीब है जिसे आप महसूस करते हैं। भूमि के ओंठों पर एक शरारत सी सिमट आई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मेरी इमेजिनेशन है। आप भी ना बात को कहां से कहां ले जा रही, मैंने शर्माते हुए कहा। नहीं राइटर साहब, बिना इम्प्रेशन के इतनी खूबसूरत लाइन दिल से निकलती ही नहीं है। भूमि तो पता नहीं किस मूड में बैठी थी। अरे आप तो मेरी बैंड बजा रही हैं। आप कुमार विश्वास सर की किताब पढ़िए, मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे नींद आ रही है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पीछे मेरे कानों में हल्के से खिलखिलाने की आवाज आई और फिर थोड़ी देर बाद भूमि की हल्की सी तेज आवाज मेरे कानों में पड़ी, जो शायद मेरे सुनाने के लिए ही उसने तेज से बोला था। इश्क का रंग चढ़ा कुछ ऐसा, हो गई मैं लाल सखी, देख करके उनकी मस्त निगाहें, दिल में मचा सवाल सखी, आंख की नींदें, दिल का चैन छू करके सब कुछ लूट लिया। जब से देखा मेरे उनको मैंने, क्या कहूँ क्या हाल सखी अजनबी। मैं चौंक करके वापस से भूमि की तरफ देखने लगा। उसके ओंठों पर एक मस्त सी शरारत मुस्कुराहट दिख रही थी। शायद उसको मेरा एक और पर्ची मिल गया था। क्या बात है राइटर, वाकई में आपकी शायरी में दम है। कुमार विश्वास के साथ साथ आपका भी फैन बनना पड़ेगा, भूमि ने तारीफ करने वाले अंदाज में कहा। बस बस, एक दिन में मेरी इतनी भी तारीफ मत कर दो कि हजम ना हो और पेट खराब हो जाए, मैंने कहा। आप चिंता मत करो, मेरे पास है हजम करने की दवा, मैं आपको दे दूंगी, सब हजम हो जाएगा, भूमि मुस्कुराते हुए बोली। मैं खिलखिला करके हंस पड़ा। वाकई में ये लड़की कमाल की थी। उसकी बातें बड़ी ही मज़ेदार और कमाल की लग रही थी। उसके साथ बात करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। दिल कर रहा था बस रात भर ऐसे ही भूमि से बात करता जाऊं। भूमि वापस से किताबें पढ़ने लगी और मैं उसे देख करके अपने दिल में मचे हुए हलचल को महसूस करने की कोशिश कर रहा था।
करीब आधे घंटे तक भूमि वो किताब पढ़ती रही और मैं चुपचाप उसके चेहरे और मासूमियत को पढ़ता रहा। अचानक से किताब पढ़ते पढ़ते उसकी निगाह मेरी तरफ गई और वो बुरी तरीके से चौंक गई, क्योंकि न जाने कब से मेरी आंखें उसी के चेहरे पर जमी हुई थी। वो तुरंत ही अपना सिर घुमा करके मेरी तरफ आश्चर्य से देखने लगी। क्या हुआ राइटर साहब, सोए नहीं? मुझे तो लगा आपको नींद आ गई होगी। नहीं, ऐसा लग रहा है आज मेरी नींद गायब हो गई है, अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया। क्यों? वो चौंक गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया, मानो वो ऐसे किसी भी जवाब की उम्मीद नहीं कर रही हो। कुछ नहीं, मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी बात बदल दी। ये क्या बात हुई? ट्रेन में नींद नहीं आती? आप ऐसे ही मुझे घूरते रहेंगे तो कहाँ से नींद आएगी? आंखें बंद कीजिए, तभी तो नींद आएगी। उसने अपना मुंह एक तरफ ले जा कर के बिचकाया और बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस आदत है, क्या कर सकते हैं। मैंने कहा, बड़ी अजीब आदत है। खैर छोड़िए, वैसे नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। मम्मी पापा सो गए क्या? उसने नीचे की सीटों पर झांक करके देखा। किताब पढ़ करके कैसा लग रहा है? तुमने पूरा पढ़ लिया कि नहीं? मैंने ऐसे ही पूछा। नहीं, अभी कहाँ, अभी तो आधा पढ़ पाई हूँ। कुमार विश्वास को पढ़ना मुझे बहुत पसंद है और जो बीच बीच में अजनबी के फ्लेवर मिल रहा है वो तो कमाल है। भूमि किसी तितली की तरह चहकती हुई बोली। भूमि, क्या हम और आप थोड़ी देर बातें कर सकते हैं? क्या पता आपसे बातें करते करते नींद आ जाए। मैंने पूछा। हाँ, कोई बात नहीं। यह कह करके भूमि ने किताब एक कोने में रख दी और मेरी तरफ देखने लगी। आप क्या करते हो? मैंने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा। कुछ नहीं, अभी तो स्टडी कंप्लीट हुई है, अब डिजाइनिंग का डिप्लोमा ले रहा हूँ, फाइनल ईयर है, 2 साल का कोर्स है, भूमि ने बताया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो कई सारी बातें हुई। बहुत देर तक मैं और भूमि बातें करते रहे और भूमि को नींद आने लगी और वो सो गई। सोते हुए वो बहुत ही मासूम लग रही थी। दिल कर रहा था कि अभी उसके पास जा कर के उसके माथे पर किस कर लूं, लेकिन मैंने अपने भावनाओं को समेट लिया और उसका चेहरा निहारते निहारते सोने की कोशिश करने लगा और ना जाने मुझे कब नींद आ गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। ना जाने कैसे मैं इतनी देर तक सोया हुआ। वैसे तो मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती है, लेकिन ना जाने कैसे मैं सो भी गया और ऐसा सोया कि आँख ही नहीं खुली। मैंने अपने स्मार्ट वॉच को टच किया। सुबह से 7 बजने वाले थे और ट्रेन अयोध्या कैंट स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। मैं फटाफट उठा और अपने आप को समेटा। मैंने देखा कि भूमि के मम्मी पापा जाग चुके थे और भूमि नीचे उन्हीं के पास बैठी हुई थी। मुझे उठा देख करके उसने एक सरसरी निगाह मुझ पर डाली और हल्के से मुस्कुरा दी। जवाब में मैं भी मुस्कुरा दिया। मैंने ऊपर वाले सीट से नीचे जंप किया और भूमि के पापा से बोला, अंकल आप 1 मिनट खड़े हो जाएं, मैं सीट गिरा दूं, फिर आराम से बैठ जाएं। अब क्या सीट गिराना और उठना बेटे, अब तो हम कुछ मिनट में पहुंचने वाले हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। करीब 10 मिनट बाद स्टेशन पर गाड़ी रुकी और फिर सब उतरने लगे। एक बार फिर से भूमि की वही सामान उतारने की जद्दोजहद शुरू हो गई और एक के बाद एक सामान उतारने लगी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं हेल्प के लिए पूछूं, लेकिन ना तो उसने मुझसे कहा और ना ही मैंने पूछा। पर पता नहीं क्यों उसके सही सलामत से उतर जाने का इंतज़ार करने लगा। जब वो और उसका सारा सामान नीचे उतर गया तो मैं भी आराम से नीचे उतरा। ना जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। भूमि से फिर कभी ना मिल पाने की एक टीस सी हो रही थी। भूमि से मैं ढेर सारी बातें करना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि ये सब मुमकिन नहीं है और भूमि से बिछड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई अपना खास मुझसे बिछड़ रहा हो। मेरा दिल कर रहा था कि भूमि को पता ठिकाना पूछ लूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने अंकल को और आंटी को मुस्कुरा करके बाय किया और फिर लगे हाथ भूमि को भी हाथ हिला करके बाय किया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नदारत थी, बल्कि आंखों में एक उदासी सी थी। मेरे बाय के जवाब में उसने भी मुस्कुरा करके मुझे बाय किया और फिर मैं तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। पूरे रास्ते मैं भूमि के बारे में ही सोचता रहा। उसका मुस्कुराता हुआ मायूस चेहरे, आँखों में इस
कदर बस गया था कि ऐसा लग रहा था कि मैं उसे कई सालों से जानता हूँ। बार बार अपने मुंह को एक तरफ ले जा करके बिचकाना आंखों के आगे घूम रहा था। खैर, जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो उसने मेरा जोरदार स्वागत किया। वो मेरा इंतजार कर रहा था। फैजाबाद से 10 किलोमीटर दूर एक कस्बे में ही उसका घर था। आलीशान बड़ा सा घर जिसमें कई सारे कमरे थे और काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। मेरे दोस्त का नाम विवेक था। वो मेरे पास आया और बोला, आरव, इसी कमरे में मैंने तेरे रहने का इंतजाम किया है। ये पहले मेरा कमरा था, लेकिन अब मैंने अपने लिए दूसरा कमरा तैयार करवाया है, स्पेशली पहले दिन के लिए। तो आज से ये कमरा गेस्ट के लिए है। तू इस कमरे का पहला गेस्ट है। मैं मुस्कुरा करके रह गया। घर तो काफ़ी बड़ा था, कमरा भी काफ़ी बड़ा ठीक ठाक था और काफ़ी अच्छा साफ सुथरा भी था। मैं थक चुका हुआ था और कमरे में पहुंचते ही अपना बैग एक किनारे रखा और फिर विवेक के ही बेड पर फैल गया और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही एक बार फिर से भूमि का किताब पढ़ते हुए चेहरा आंखों के सामने तैर गया। मैं तो वापस आ गया था, लेकिन मेरा दिल ट्रेन वाली लड़की के पास ही रह गया था। एक और चीज उसके पास रह गई थी और वो थी मेरी किताब। ओह शिट, मेरी किताब अचानक मेरे मुंह से निकला। उसे मैं भूमि से वापस मांगना ही भूल गया था। तभी विवेक मेरे कमरे में आया और मुझे आराम से लेटा हुआ देख करके बोला, भाई तू सोने आया है या मेरी शादी अटेंड करने? जल्दी से तैयार हो जा और चल मेरे साथ, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं तेरे ही आने का इंतजार कर रहा था। ये बड़ा बाथरूम, जा करके पहले फ्रेश हो और तैयार हो जा। मैं तेरे लिए नाश्ता भेजता हूँ। इतना बोल करके विवेक बाहर चला गया और फिर मैं आहिस्ते से उठा और अपना बैग खोल करके अपना सामान निकालने लगा। नहा धो करके तैयार हो करके मैं नीचे आया और विवेक ने अपने परिवार वालों से मिलवाया। सब बहुत प्यारे थे और बहुत ही अपनेपन से मुझसे बात कर रहे थे। सब बहुत खुश थे और उनके चेहरे पर खुशी दिख भी रही थी। विवेक के मम्मी ने मेरे लिए और विवेक के लिए नाश्ता दिया और फिर दोनों ने एक साथ नाश्ता किया। आरव बेटा, विवेक को हल्दी लग गई है, उसे बाहर जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये जिद कर रहा है तो ले जाओ, लेकिन इसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि चुड़ैल लगन चढ़े हुए दूल्हे को देखते ही उससे चिपक जाती है, विवेक की मम्मी ने कहा। मम्मी की बात सुन करके मैं खिलखिला करके हंस पड़ा, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। आंटी आप चिंता ना करें, मेरे होते हुए कोई भी चुड़ैल इसे नहीं छू पाएगी, मैं मुस्कुराता हुआ बोला। आंटी मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। अबे क्या है ये, ऐसा भी होता है क्या? विवेक की मम्मी के अंदर जाते ही मैंने विवेक से पूछा। अबे छोड़ ना तू, मेरी माँ थोड़ी वैसी हैं, मुझे बहुत प्यार करती है ना, तू शायद नहीं जानता है मैंने उन्हें बाहर जाने के लिए कैसे मनाया है। वो तू जाने ही नहीं दे रही थी, मैंने बोला कि तेरे साथ जाऊंगा, तब जा कर के परमिशन मिली है। मेरी माँ बहुत सीधी साधी और बेहद प्यारी हैं यार। विवेक मुस्कुराते हुए बोल पड़ा। तो एक काम कर ना, उनको बता देना कि ऑलरेडी एक चुड़ैल चिपक गई है, अब दूसरी के चिपकने का कोई चांस नहीं है, दोनों में फाइट हो जाएगी, मैंने हंसते हुए कहा। चल तू भी। विवेक झेंप गया और मुस्कुरा पड़ा। विवेक और मैं दोनों चल पड़े और फिर शाम तक वापस आए। शाम को विवेक ने चोरी से एक बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज किया। पार्टी क्या सिर्फ चुनिंदा दोस्तों को गैदरिंग थी, वो भी बार बार उसके मित्रों के डिमांड करने पर विवेक ने बड़ी मुश्किल से अपने एक दूसरे मित्र के घर में बंदोबस्त किया था, जहां पर उसके सारे दोस्त इकट्ठे हुए थे और सब के सब का बियर पीने का प्रोग्राम था। मेरा मन नहीं था, लेकिन विवेक के बार बार कहने पर मैं मना नहीं कर पाया और विवेक के साथ चल पड़ा। रात के करीब 12 बजे तक सब हंसी मजाक और मस्ती करते विवेक को छेड़ते रहे और उससे उसकी होने वाली वाइफ काव्या का नाम ले करके चिढ़ाते रहे। और फिर जब पार्टी खत्म हुई तो सब वापस अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह से सब बारात की तैयारी में जुट गए। पूरा दिन इन्हीं सब में बीता और शाम को विवेक की शानदार बारात निकली। मैं विवेक के साथ ही था, क्योंकि विवेक की मम्मी जी ने साथ रहने के लिए बोला था। बारात करीब 9 बजे पहुंची
और फिर सब झूमते नाचते हुए शादी के वेन्यू तक पहुँचे। सबसे पहले द्वार चार, फिर जयमाला हुआ। सब बहुत खुश थे और उनकी खुशी में मैं भी सब कुछ भूल करके मस्त था। लेकिन तभी ऐसा कुछ हुआ कि मेरा दिल जोरों से धड़क गया। मेरा पूरा दिमाग हिल गया। अचानक मैंने देखा कि हल्के से पिंक का खूबसूरत सा लहंगा पहन करके भूमि चली आ रही है। उसके अगल बगल दो लड़कियां और थी। उनसे मेरा तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन भूमि वो तो मानो आज कयामत ढा रही थी। उसने अपने लहंगे को घेर को अपने दोनों हाथों से थाम रखा था। हाथों में पिंक कलर की ही चूड़ियाँ, माथे पर एक आर्टिफिशियल बिंदिया नुमा ज्वेलरी और कानों में आर्टिफिशियल झुमके, हाथों में मेहंदी और गले में पिंक कलर का मैच होता हुआ एक छोटा सा सेट। बालों का आज उसने ऊपर से बांध करके नीचे खुला छोड़ दिया था, लेकिन उसकी वो गुस्ताख लटें अब भी उसके गालों के इर्द गिर्द ही मड़रा रही थी। मेरा दिल तो उछल करके जैसे मेरे हलक में आ गया। भूमि को अचानक अपने सामने देख करके मुझे अपनी सांसें थमती सी लगने लगी थी। वो गोलू मोलू सी खूबसूरत तो थी ही, लेकिन सच संवर करके आज जानलेवा लग रही थी। मैं सब कुछ भूल गया और स्टेज के ठीक सामने आ गया और अपना फ़ोन निकाल करके फ़ोटो खींचने लगा। मुझे अपने सामने देखते ही भूमि एक पल के लिए चौंक गई और फिर तुरंत ही उसके ओंठों पर मुस्कुराहट आ गई और दूल्हा दुल्हन के पीछे खड़ी होकर के फ़ोटो खिंचवाने लगी। उसके ओंठों की मुस्कुराहट ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। मैं बावला सा हो गया। अचानक से मुझे न जाने क्या सूझा। मैं खुद स्टेज पर चढ़ गया और विवेक के पास झुक करके बात करने लगा, जिससे उसे पता चल गया कि मैं विवेक का दोस्त हूँ। भूमि भी मुस्कुराते हुए दुल्हन से न जाने क्या बात करने लगी और अपने रुमाल से दुल्हन के चेहरे को साफ करने लगी। वो मुझे इग्नोर कर रही थी, जैसे मुझे जानती नहीं हो, और यही बात मुझे परेशान कर रही। मैं सीधा खड़ा हुआ और फिर मैंने नज़र भर करके भूमि को देखा। उसने भी मुझे देखा, लेकिन न जाने क्यों उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन पढ़ पाने में मैं नाकाम रहा और उसने एक बार फिर से अपने मुंह को एक तरफ करके बिचकाया और फिर धीरे से नीचे उतर गई। मैं उसे अपने आंखों के सामने जाते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहा था। आखिरकार मैं भी स्टेज से नीचे उतर गया और भूमि को ढूंढने लगा। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भूमि मुझे दिखी। मेरा दिल एक बार फिर से जोर से धड़क उठा। मैं भूमि के पास पहुंचा और उसे एकटक देखने लगा। अनायास ही मेरे ओंठों से निकला, तुम्हारे होने का एहसास ही काफ़ी है जीने के लिए, मुस्कुराने के लिए। मेरे दिल की धड़कनों को संभाल लो जो बेचैन है दिल लगाने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू मिलेगी ऐसे, जैसे प्यासे को मिल गया है पानी। तुम अगर साथ हो तो मैं तैयार हूँ किस्मत से किस्मत आजमाने के लिए। भूमि ने पलट करके पीछे देखा और मुझे देख करके हल्के से मुस्कुराई और बोली, अरे राइटर साहब यहाँ कैसे? मेरा पीछा कर रहे हो क्या? पीछा नहीं छोड़ेंगे क्या? कहीं आपको मुझसे इश्क विस्क तो नहीं हो गया है ना? इतना कह करके वह खिलखिला करके हंस पड़ी। एक तो पहले से ही वो कयामत सी लग रही थी, उस पर उसकी जानलेवा बातें और हंसी। ऐसा लग रहा था मुझे मेरे दिल की धड़कने ने काम करना ही बंद कर दिया हो। मैं उसकी आंखों में ऐसे खो गया कि मुझे अपने होने का एहसास ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक से किसी ने मेरा कंधा झकझोरा और मैं जैसे नींद से जागा। क्या हुआ, कहाँ खो गए? मेरी ये हालत देख करके हैरान थी। मैं झेंप गया। फिर मैंने बात को बनाया और बोला, अब मुझे इतना खूबसूरत दिखेगा तो दिल की धड़कन काम करना बंद तो कर ही देगी, सांसें तो रुकेंगे ही ना। और मुस्कुराने लगा। अच्छा फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे? भूमि ने अपने आँखों के भंवों को उठा करके कहा, हालांकि उसके ओंठों पर मुस्कुराहट थी। मुझे तो फ्लर्ट करना ही नहीं आता है। मैं अपने दिल की फीलिंग्स आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरा दिल जो महसूस कर रहा है वो बता रहा हूं, मैंने तपाक से कहा। अच्छा दिल को संभालिए राइटर साहब, कहीं ऐसा ना हो हर लड़की को ऐसा ही बोलते हो। एक ही दिल है वो, इसलिए इंस्पिरेशन के लिए रखिए। दिल का भंडारा मत लगवा दीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी शायरियों का क्या होगा? भूमि ने मुस्कुराते हुए कहा। ना ना, मैं कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी उसकी दो सहेलियां दौड़ते हुए आई और बोली, यहाँ क्या कर रही है भूमि? चलना
सब्या दीदी के पास, उनको वापस लाना है। भूमि ने एक उजड़ी हुई निगाह मुझ पर डाला और अपने दोनों हाथों से दिल बना करके अपने दिल वाली जगह पर रखा और अगले ही पल उसे अपने ही हाथों से थपकी देने लगी और फिर मुस्कुराते हुए चली गई। मुझे उसका दिया गया इशारा समझने में करीब 5 सेकंड लग गए। उसका कहने का मतलब था कि अपना दिल संभाल करके रखो, और उसकी बातों का मतलब समझ करके मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैल गई। मैंने पलट करके देखा तो वह जा रही थी, उसे जाते देखने लगा। तभी मेरे मोबाइल पर विवेक का फ़ोन आया। मैंने तुरंत ही फ़ोन उठाया। कहाँ चला गया यार अकेले छोड़ करके? जल्दी आ, विवेक ने कहा। आ रहा हूँ, मैंने हल्के से कहा और फिर विवेक के पास जाने लगा। जयमाल का कार्यक्रम खत्म हो चुका था। विवेक ने मुझे देखा तो कहा, कहाँ घूम रहा है अकेले अकेले? विवेक बोला, कहीं नहीं, बस देख रहा था अरेंजमेंट कैसे हुआ है। मैंने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, अच्छा अरेंजमेंट है, पसंद आई? विवेक ने तंज से कहा, हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, और वो पिंक कलर का अरेंजमेंट कैसा है, उसके बारे में क्या ख्याल है? विवेक ने मुस्कुराते हुए तंजिया लहजे में कहा, कौन सा पिंक कलर का? बोलते बोलते मैं रुक गया और विवेक के बातों का मतलब समझ करके बुरी तरह से झेंप गया। आया समझ, भगवान ने मुझे भी आंखें दिया है साले। जब तू उसके पीछे भागा ना, तभी मैं समझ गया था कि तुझे वो पसंद आ गई है। विवेक धीरे से बोला, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे थोड़ा बहुत जानता हूँ। हम दोनों ट्रेन में साथ ही आए थे। वो तो अचानक से उसे यह देख करके मैं शॉक्ड रह गया। मैंने सफाई दी, अच्छा बेटे, मतलब ट्रेन में ही तुम दोनों? वाह बहुत फास्ट हो, विवेक ने कहा। क्या यार विवेक, तुम भी तो खिंचाई किए जा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसी ही हल्की सी जान पहचान है, मैंने शरारत से कहा। चल अब मत जाना छोड़ के मुझे अकेले, आज मेरी हो जाने दे, फिर तेरे लिए भी कुछ ना कुछ सोचते हैं। साब्या विवेक की होने वाली पत्नी से पूछ लूँगा कि वो कौन है और कहाँ से है, और अगर नंबर चाहिए तो नंबर भी दिलवा दूँगा, लेकिन अब उसके पीछे मत भागना, समझा? विवेक ने धमकाते हुए। भूमि को अचानक से अपने सामने से देखने के बाद मेरा दिल शादी में नहीं लगा था, बस नज़रें उसी को ढूंढ रही थी और मेरे दिल में एक बेचैनी सी मचल रही थी, लेकिन वो न जाने कहाँ गुम थी। विवेक तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ, मैंने विवेक से कहा। अब कहाँ जा रहे हो? विवेक ने कहा। अरे आ रहा हूँ यार, तुम तो अपनी नई नवेली बीबी के हाथों से खाना खाओगे, मुझे तो खुद के हाथों से ही खाना है। भूख लगी है, खाने तो दो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ तो सीधा बोल, खाने जा रहा है। अच्छा सुन, जल्दी आना वापस से, उसके पीछे मत चले जाना, विवेक बोला। हाँ ठीक है, मैंने मुंह बना करके कहा। जाहिर सी बात है मुझे विवेक की बात ना सुननी थी ना माननी। मैं भूमि को बेसब्री से ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते खाने के स्टॉल तक पहुंच गया और मेरी नज़र भूमि पर गई। एक टेबल पर वो और उसकी सहेलियां बैठी हुई थी और खाना खा रही थी। मेरा मन नहीं था खाने को, मैं तो सच में सिर्फ भूमि के पीछे ही आया था, लेकिन भूमि को खाते देख करके मैं भी उसके पास वाली टेबल पर बैठ गया। तभी भूमि की नज़र मुझ पर गई और मुझे देख करके वह चौंक गई। उसने सबसे पहले अपना फेवरेट काम, अपना मुंह बिचकाया और फिर मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगी। मैंने भी उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया और बोला, आपके यहाँ मेहमानों के साथ बैठ करके खाने का रिवाज नहीं है क्या? मैंने भूमि से कहा। है ना, लेकिन मेहमान एक बार कहें तो पहले, हम तो मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं, भूमि ने तपाक से उत्तर दिया। तो फिर अगर आपको ठीक लगे तो अपना प्लेट मेरे ही टेबल पर ले आएं, मैंने कहा। आप ही आ जाइए ना यहीं पर, भूमि ने कहा और अपने साथ बैठी एक लड़की को हटा करके उसने जगह बना दी। मैंने फटाक से अपना प्लेट उठाया और उसके पास पहुंच गया। सॉरी भूमि, आपको लग रहा होगा कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूं और आप सोच रही होंगी कि मैं क्यों आपके पीछे पीछे आ रहा हूं। दरअसल मैं यहाँ
किसी को जानता नहीं हूँ। विवेक मेरा दोस्त है लेकिन वो दूल्हा बना है, तो मैं अकेले बोर हो रहा हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, मैंने झिझकते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं आरव, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम मेरा भी यही हाल है, मैं भी ज़्यादा लोगों को नहीं जानती, और तो और जो भी आता है मेरे गाल खींच देता है और बोलता है कितनी प्यारी लग रही है। मुझे बहुत जोर का गुस्सा आता है, इसलिए मैं सबसे बच करके यहाँ आ गई, भूमि ने मासूमियत से कहा और एक बार फिर से मुंह बिचकाया। मैं खिलखिला करके हंस पड़ा। उसके बचकाना बातों को सुन करके मेरी हंसी छूट गई। इस वक्त उसका चेहरा कितना मासूम लग रहा था कि क्या ही कहें। मुझे इस तरह से हंसते देख करके भूमि ने अपनी भवें चढ़ाई। सॉरी, तुम्हारी बातें सुन करके अचानक से ही मुझे हंसी आ गई, मैंने झेंपते हुए कहा। वैसे गलती उन लोगों की भी नहीं है, तुम वाकई में प्रीटी लग रही हो और तुम्हारे ऊपर ये लहंगा भी खूब फब रहा है। एक बार तो मैं भी देख करके खो गया था, मैंने भी लगे हाथ तारीफ कर ही दी, है ना? लग रही हूँ ना? मुझे पता था कि पिंक कलर मुझ पर अच्छा लगेगा, लेकिन मम्मी को यह पसंद ही नहीं आ रहा था। भूमि किसी छोटे से मासूम बच्चे की तरह चहक करके बोली, अरे आप खाओ ना, आप क्यों बैठे हो? शुरू करो। अचानक से भूमि ने मुझे देख करके कहा। और आप मेरा साथ नहीं देंगी क्या? मैंने भूमि की आंखों में झांकते हुए हल्के से कहा। मेरा तो हो गया, बस अब नहीं खाऊंगी, पेट भर गया है। वो तो तुम्हारा साथ देने के लिए बैठी हूँ, भूमि खिलखिलाते हुए बोली। अच्छा, तो साथ देने बैठी हैं तो साथ दीजिए। ऐसे कैसे? क्या आपके यहाँ मेहमानों के साथ खाना खाना अलाउड नहीं है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बैठी तो हूँ राइटर साहब, अब आप और क्या चाहते हैं? भूमि ने कहा। ओके, कुछ नहीं, मैंने मुंह बना करके उदास हो करके कहा। ओ गॉड, अच्छा लीजिए। यह कह करके भूमि ने मेरे ही प्लेट से पापड़ का टुकड़ा उठा लिया और उसे मुंह में दबा लिया। अब खुश? उसने अपना मुंह चलाते हुए कहा। उसकी इस हरकत पर मैं खुश हो गया और मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। मैंने भूमि के साथ ही बैठ करके खाना खाया और खूब सारी बातें की। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ऐसा लग रहा था मैं हवा में तैर रहा हूँ। तभी मेरा फ़ोन बज उठा। विवेक ने मुझे बुलाया था और बात करते हुए भूमि भी समझ गई कि विवेक का ही फ़ोन है। जाइए राइटर साहब, आपके दोस्त आपको याद कर रहे हैं, आपके बिना उन्हें अकेले चैन नहीं है, भूमि ने मुस्कुराते हुए कहा। आप क्या करेंगी? मैंने बेसख्त पूछ लिया। कुछ नहीं करूंगी, अब जा करके सोऊंगी, बहुत थक गई हूँ, भूमि ने कहा। और फेरे वो कौन करवाएगा? मैंने उदास हो करके पूछा। पंडित जी। फेरे तो पंडित जी ही करवाएंगे ना, मुझे कौन सा मंत्र पढ़ना आता है? मेरा क्या काम है? भूमि ने कहा। अरे वो तो मुझे पता है यार, मेरा मतलब वो नहीं था। उसकी सीधी सपाट बात सुन करके मैं अचकचा गया। फिर इसका मतलब है कि अब आप नहीं मिलेंगी? मैंने उदास हो करके कहा। मिलेंगी में आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? उसने हैरानी से पूछा। मेरा मतलब है कि अब आपसे सुबह ही मुलाकात होगी। हाँ, वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इरादा क्या है राइटर साहब? उसने फिर से मेरा मजाक उड़ाया। अरे नहीं, कोई इरादा नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। आप अगर फेरों के वक्त मौजूद रहती तो मैं भी आता, नहीं तो फिर मैं भी जा रहा हूँ सोने, मैंने जल्दी से कहा। अरे ये क्या बात हुई? मैं मौजूद रहूँगी तो आप रहेंगे? आप मुझसे मिलने आए हैं या अपने दोस्त की शादी में? भूमि ने तमक करके कहा और फिर अपना मुंह एक बार फिर से बिचकाया। आया तो था दोस्त की शादी में ही, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये शादी मेरी ज़िंदगी के लिए इतनी सारी खुशियाँ लेकर के आएगा। मेरे आंखों में भूमि के लिए प्यार और ओंठों पर मुस्कुराहट थी। क्या मतलब? भूमि ने ना समझने वाले लहजे में कहा। कुछ नहीं, आप अगर फेरों में मौजूद रहेंगी तो मुझे अच्छा लगता। मैं चलता हूँ, विवेक बुला रहा है। इतना कह करके मैं जाने लगा। भूमि अभी भी वहीं मौजूद थी और खड़ी खड़ी कुछ सोच रही थी। थोड़ी देर बाद फेरों की रस्म शुरू हुई, लेकिन जैसा कि मुझे उम्मीद थी भूमि आएगी, लेकिन वो नहीं आई। मेरा दिल पता नहीं क्यों अंदर से उदास हो गया। बार बार निगाहें उसे ही तलाश कर रही थी, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। शायद मेरे दिल को बेचैन करके वो कहीं
पर मस्त हो करके सो रही होगी। मुझे गुस्सा आ रहा था खुद पर और उस भूमि पर भी। अगर थोड़ी देर के लिए आ जाती तो क्या हो जाता, आ करके बैठना ही तो था। लेकिन नहीं, मैडम को मेरी बात सुननी नहीं है, भुक्खड़ कहीं की। अकड़ू, मैंने मन ही मन भूमि पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। अब यहाँ रुकने का मेरा इंटरेस्ट चला गया था, इसी वजह से मैं यहाँ से जाना चाहता था। विवेक, मुझे नींद आ रही है, मैंने उनीदा सा चेहरा बना करके विवेक से कहा। आरव, तू मेरी शादी में आया है या सोने? चुपचाप बैठ मेरे पास, आज नहीं सोएगा तो मर नहीं जाएगा। विवेक ने मुझ पर गुस्सा दिखाते हुए कहा। नहीं यार, नींद आ रही थी इसलिए बोला। विवेक की डांट खा करके मैं चुप हो गया। अच्छा, तुम एक काम करो, बैठो, मैं देखता हूँ, कुछ काफी चाय मिले तो पी लूँ, थोड़ी नींद गायब हो जाएगी। काफ़ी चाय का तो नहीं पता, लेकिन कुछ और पीने का मन हो तो बताना, उसका बंदोबस्त है मेरे पास। विवेक मुस्कुराता हुआ बोला। चुप कर, बकवास मत कर, तुझे पता है ना मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। मैंने खा जाने वाली नज़रों से विवेक को घूरा। दूर तो तू लड़कियों से भी रहता है, लेकिन जिस तरह से तू उस लड़की के आगे पीछे घूम रहा है बेटा, मुझे तेरे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। विवेक मुस्कुराते हुए बोला। अबे क्या बकवास कर रहा है, मैं अब डोरे डाल रहा हूँ उसके आगे पीछे। मैंने सकपका करके आंखें चुराते हुए कहा। दिख रहा है मुझे, मैं तेरा दोस्त हूँ साले। बोला ना कि तुझे नंबर दिलवा दूंगा, पहले मेरी तो हो जाने दे, फिर तेरी भी करवा देंगे। इतना बेचैन क्यों हो रहा है? विवेक के होंठों पर एक मुस्कुराहट थी। एक काम कर यार आरव, देख मेरे पापा कहाँ हैं, पापा को बुला कर ला यार, जल्दी से जल्दी शादी निपटाएं। पता नहीं क्या कर रहे हैं, विवेक ने कहा। ठीक है, आता हूँ, मैंने कहा और वहाँ से भागा। वैसे तो मैं विवेक के पापा को खोजने आया था, लेकिन मेरी निगाह किसी और को ही खोज रही थी। जाने क्यों मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ भूमि को तलाश कर रही थी, लेकिन भूमि का कहीं अता पता नहीं था। ना जाने वो कहाँ गायब हो गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे भूमि कहीं नहीं दिखी। मैं वापस विवेक के पास आ गया। उसके पापा उसके पास पहले से ही मौजूद थे, शायद वो आ गए थे और फेरों का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। सुबह 4 बजे तक शादी होती रही और मैं वहीं बैठा रहा। सुबह जब मैं तैयार होकर के विवेक के साथ नाश्ते पर गया तो भूमि एक बार फिर से मुझे मिली। भूमि ने रात वाले कपड़े चेंज कर लिए थे। इस वक्त वो पीले कलर के अनारकली सूट में थी। अपने बालों को उसने खुला छोड़ रखा था और चेहरे पर बिल्कुल सादा और हल्का सा मेकअप कर रखा था। गुड मॉर्निंग राइटर साहब, और मुस्कुराते हुए बोली। गुड मॉर्निंग। मैंने भूमि को देखा और बोला। उसे देख करके ना जाने क्यों मेरा दिल उदास हो गया और मेरे चेहरे पर नाराजगी सी आ गई। क्या बात है, कुछ उदास से लग रहे हो? भूमि ने मेरा फूला हुआ मुंह देखा तो बोली। मैं क्यों नाराज होऊंगा? वैसे किसी को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है भूमि, किसी को वक्त देते हैं तो आना ही होता है, मैंने भूमि से कहा और साथ ही साथ अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई। आई एम सॉरी आरव, मम्मी ने बुला लिया और अपने ही पास सुला लिया, इसी वजह से नहीं आई। मैं जानती थी कि आप यही सोच रहे होंगे, इसीलिए सुबह सुबह उठ करके आपसे मिलने आई। वैसे आप बताएं, आप क्यों इंतजार कर रहे थे मेरा? भूमिका ने पूछा। अचानक इस तरह के प्रश्न से मैं हड़बड़ा गया। मुझे जवाब देते नहीं बना और मैंने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि आप भी होंगी, लेकिन आप नहीं आई तो इसी वजह से मैंने आपसे पूछा। नहीं, वो थक गई थी, पैरों में दर्द हो रहा था तो मम्मी ने अपने पास सुला लिया और मैं सो भी गई। कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मैंने जल्दी से कहा। भूमिका से बात करने से मेरा सारा गुस्सा जैसे छूमंतर हो गया। मेरा दिल उत्साह से भर गया और ऐसा लग रहा था रात भर की सारी थकान मिट गई हो। मैं बाहर की तरफ चला गया और जब वापस लौटा तो देखा विवेक ना जाने क्यों भूमि से लड़ रहा था। हालांकि वो लड़ाई नहीं थी, बस नोक झोंक थी। मैं विवेक के पास पहुंचा और बोला, क्या हुआ विवेक, किस बात पर बहस हो रही है? अच्छा हुआ आरव तू आ गया, इनसे मिलिए, ये है भूमिका, सब्या की बहन, यानी कि मेरी साली साहिबा, दिल्ली की हैं। मैंने सुना है दिल्ली के लोग बड़े दिल वाले होते हैं, पर ये तो बड़ी कठोर दिल की है। इनको अपने जीजा जी पर रहम नहीं आ रहा है। जूते चुराया है इन्होंने और मुझे लूटने का इरादा है।
तू समझना। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह क्या बात है, ये तो सही है, चोरी भी करो और पैसे भी मिले। वैसे क्या मांगा है भूमि? मैंने भूमिका से पूछा। कुछ ज्यादा नहीं, हम 3 बहनें हैं, तीनों के लिए 11,000 बस। कोई ज्यादा है क्या? भूमि ने मुझसे मासूमियत से कहा। अरे ज्यादा? ये तो बहुत बहुत कहकर मैंने 1 सेकंड का पाज लिया। भूमि आश्चर्य से मेरे तरफ देख ही रही थी और मेरे सेंटेंस पूरा करने का इंतजार कर रही थी। कम है, आजकल 11,000 में क्या होता है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तुम लोग 11,000 की ही डिमांड कर रहे हो, बड़े सस्ते में छोड़ रही हो इसको। कम से कम 21,000 लेना चाहिए तुम लोगों को। इतनी महंगाई में 11,000 में कुछ नहीं होगा। मैंने अपना वाक्य पूरा किया। और ये सुन लो, अगर ये पैसे ना दे तो जूते मत देना, बिना जूते के जाने दो, कंजूस कहीं का। तुम लोग घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं देता है। मैंने मुस्कुराते हुए भूमि की तरफ दारी की। वहीं तो आरव, हमने पहले ही उसी हिसाब से मांगा जिससे हमारे जीजू को देने में दिक्कत ना हो, वो इसे भी देने में कंजूसी कर रहे हैं। भूमि ने उदास होकर के कहा। आरव, अब आप ही समझाइए ना, जीजा जी 11,000 देने में भी आनाकानी कर रहे हैं। भूमि मेरा सपोर्ट पा करके जैसे खुश हो गई और उत्साहित हो गई। अबे दे क्यों नहीं देता है, इतनी खूबसूरत और शरीफ सालियां मिली हैं तुझे, उसका नाजायज फायदा उठा रहा है, इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। अगर मेरी इतनी खूबसूरत सालियां होती तो मैं तो आईफोन गिफ्ट कर देता। जरा शकल देख कितनी मासूम है, और तू है कंजूसी कर रहा है। तुझे तो अपनी खुशी से उन्हें 21,000 दे देना चाहिए। मैंने उन सब के सामने विवेक की हुई झाड़ पिला दी। विवेक मुझे आंखें फाड़े देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से मुझे क्या हो गया और मैं उन लड़कियों की तरफदारी क्यों कर रहा हूँ। उसने मुझे भूमि को समझाने भेजा था, उल्टा मैं विवेक को ही समझाने लगा। अबे मैंने तुझे पैसे कम करवाने के लिए बुलाया है और तू है कि मेरे पैसे बढ़वाने पर लगा है। तू मेरी तरफ है या उन लोगों की तरफ है? तू मेरा दोस्त कम दुश्मन ज्यादा लग रहा है, विवेक ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। हाँ तो इतनी भोली भाली सालियों से धोखेबाजी करेगा तो क्या करूंगा मैं? ये बेचारी इतनी मासूम, भोली और सीधी साधी है। तूने क्या सोचा है कि इस बात का फायदा उठा लेगा? भूमि, तुम लोग 21 से कम मत लेना, इसके पास बहुत पैसे हैं, ये दे देगा। मैं तुम लोगों के साथ हूँ। जब तक 21,000 हाथ में नहीं आ जाते हैं तब तक तुम जूते वापस नहीं मिलेंगे तुम्हें। साफ साफ बोल दो, और अगर नहीं दिया तो यही और अभी इसके खिलाफ नारेबाजी होगी। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। मैंने जोर जोर से नारा लगाना शुरू कर दिया। विवेक मेरे इस रवैये से हैरान था। वह बुक्का फाड़े मेरी तरफ देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से मुझे क्या हो गया है, और भूमि को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो भी हैरानी से मेरी तरफ देख रही थी। लाइए जीजा जी, दीजिए फटाफट 21, नहीं तो कम से कम 11 तो दे ही दीजिए, इससे कम में हम नहीं मानने वाले हैं। भूमि ने अपना हाथ फैलाते हुए कहा। विवेक ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरा, जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। मैंने विवेक की तरफ देखा, वो मेरे रवैये से नाराज़ था। हालांकि वो नाराज़ सच्ची क्या नहीं था, बस वो नाराज़ होने का दिखावा कर रहा था। मैं भूमि के पास गया और बोला, भूमि देखो तुम्हारे जीजा जी कैसे मुझे घूर रहे हैं। वो तो तुम हो, इसीलिए अभी कुछ नहीं बोल रहा है, अकेले में मिल करके मेरी बैंड बजाएगा, खूब गाली देगा। देखो मैंने तुम्हारा साथ दिया है ना, अब तुम मुझे बचाओ इससे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अरे मैं कैसे बचाऊं, आपके दोस्त हैं, आप निपटो, मैं क्या कर सकती हूं। भूमि ने कंधे उचकाते हुए कहा। एक काम करो ना यार, थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो मेरे लिए, नहीं तो ये मुझे जान से मार देगा। बदले में मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, स्पेशली तुम्हारे लिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या गिफ्ट? भूमि ने उत्सुकता से पूछा। एक ऐसा गिफ्ट जिसे पा करके आप बहुत खुश हो जाएंगी। मेरे ओंठों पर एक खूबसूरत और प्यारी सी मुस्कुराहट थी। क्या? बताओ तो सही। भूमि की उत्सुकता अपने चरम पर थी। कुमार विश्वास सर की एक और किताब, मेरी याद विथ अजनबी,
फ्लेवर, मैंने भूमि की आंखों में झांकते हुए कहा। रियली? भूमि खुशी से उछल पड़ी। हाँ रियली, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। पक्का ना? कहीं जूते के पैसे कम करने के लिए तो आप नहीं कह रहे हो ना? भूमि ने उंगली दिखाते हुए कहा। नहीं नहीं पक्का, हालांकि वो किताब दिल्ली में है, लेकिन मैं आपको भिजवा दूंगा, प्रॉमिस। बस कैसे भी करके इस शेर सिंह के कहर से बचा लो। देखो देखो कैसे घूर करके देख रहा है कंजूस कहीं का, मैंने विवेक की तरफ देखते हुए कहा। भूमि खिलखिला करके हंस पड़ी और बोली, ओके ओके आ रहा हूं, ये सिर्फ आपके कहने पर। आप अपना प्रॉमिस याद रखना, और दिल्ली पहुंचते ही मुझे वो बुक चाहिए। जी जरूर, मैंने भूमि की आंखों में झांकते हुए कहा। भूमि अपनी दोनों पार्टनर के पास गई और उनसे फुसफुसा करके कुछ कहा और उन्हें समझाने लगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, 11 से कम नहीं, आपने कम से कम क्यों कर दिया? उसकी दोनों पार्टनर बहनों ने मुंह बनाते हुए कहा। जाहिर सी बात है उन्हें भूमि का इस तरह मान जाना ठीक नहीं लग रहा था, और उनके चेहरे से लग रहा था कि वो दोनों भूमि के इस फैसले से खुश नहीं थी। अरे छोड़ो ना, जो मिल रहा है ले लेते हैं, क्या बहस करना, भूमि बोली। उन बेचारियों को क्या मालूम था कि उनकी बहन की आरव के साथ डील हो चुकी है और वो बिक चुकी है। तो मित्रों, इस कहानी में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।